एक तरफ क्वाड की मीटिंग हो रही है और दूसरी तरफ चाइना और जिनपिंग के बीच में बातचीत हो रही है। चाइना और ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही है और इस बीच ताइवान को लेकर भारत में विरोध जताया गया चाइना के द्वारा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सोमवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अपने अगले कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने वाले हैं। खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही ट्रंप प्रशासन क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने वाले हैं। आपको बता दें, खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही ट्रंप प्रशासन क्वाड देशों के विदेश मंत्री की बैठक बुलाने वाला है। आपको बता दें, क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री 21 जनवरी को एक बैठक में मिलेंगे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आयोजित होगी। क्वाड के इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवावा, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, तो वहीं 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद उनके मंत्रिमंडल में अमेरिका के नए विदेश मंत्री पद का शपथ लेने मार्को रूबियो भी शामिल होंगे। जानकारों के अनुसार ट्रंप के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाला ये बैठक ट्रंप के नए प्रशासन के विदेश नीति का हिस्सा होगी। साथ ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि नए प्रशासन के तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्ट की माने तो इस बैठक को अमेरिकी विदेश नीति में निरंतरता और स्थिरता का संकेत माना जा रहा है। यह बैठक नए प्रशासन के साथ विदेशी नेताओं के साथ पहली महत्वपूर्ण बातचीत होगी। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस द्वारा नए विदेश मंत्री के रूप में मार्को रूबियो की पुष्टि होने की संभावना है और ये उनकी पहली विदेश नीति बैठक होगी। 21 जनवरी को क्वाड देशों की बैठक से पहले अमेरिकी कांग्रेस मार्को रूबियो को विदेश मंत्री के रूप में मंजूरी दे सकता है और उन्हें सोमवार शाम को शपथ लेने का मौका मिल सकता है। शपथ लेने के बाद ये उनकी पहली विदेश नीति बैठक होगी। अन्य देशों की बात करें तो साथ ही इस मामले में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ORF अमेरिका के कार्यकारी निदेशक हैं। वे भी यहाँ पर निदेशक ने इस बैठक को सकारात्मकता और स्थिरता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में क्वाड को फिर से शुरू किया गया था, जो इस बात का संकेत था कि अमेरिका अब अधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक रूपरेखा में है, वो बाकी दुनिया को हल्के में नहीं ले सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। पिछले साल नवंबर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट और हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले थे। चुनाव में बहुमत के लिए किसी प्रत्याशी को 270 वोट की जरूरत होती है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि टेलीफोन पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है। अपने सोशल मीडिया मंच पे ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की है। इसमें व्यापार, फेंटेनाइल और टिकटॉक जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि चीन और अमेरिका के लिए ये बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान करेंगे और ये जल्द शुरू होगा। हमने व्यापार, फेंटेनाइल, टिकटॉक और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति शी और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाया जा सके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेजा है। ये पहला मौका है जब एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भाग लेगा। इससे पहले 6 जनवरी को ट्रंप ने कहा था कि वो और शी प्रतिनिधियों के माध्यम से संपर्क में रहे हैं, दोनों देशों के संबंधों को लेकर आशावादी हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका चीन संबंध में व्यापार, टेक्नोलॉजी, ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 60% शुल्क लगाने की धमकी दी है। हालांकि उन्होंने शी के साथ संबंधों की सराहना की और कहा है कि चीन यूक्रेन युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों को सुलझाने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पर अभी ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। आगे क्या करेंगे इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये कुछ अपने आप को इस तरीके से ला रहे हैं कि कोई इन्हें समझ न पाए कि आगे क्या होगा। हालांकि इससे क्या होता है, ताइवान द्वारा 16 जनवरी को भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय खोले
किए जाने के बाद चीन के आधिकारिक मीडिया ने नई दिल्ली को चेतावनी दी है कि वह बीजिंग की वित्तीय स्थिति को चुनौती देने वाले किसी भी उकसावे से बचने के लिए सावधानी बरते। तीसरे, ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन ताइपे द्वारा एक भड़काऊ कदम है, क्योंकि यह आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की आड़ में स्वतंत्रता की मांग करने की दिशा में एक कदम है, ऐसा चीन के आधिकारिक लेख में कहा गया। इस लेख में कहा गया कि बीजिंग ने इस कदम की निंदा की है। नई दिल्ली से एक चीन सिद्धांत का पालन करने, चीन भारत संबंधों में प्रगति में बाधा डालने से बचने के लिए ताइवान से संबंधित मुद्दों को अत्यंत सावधानी से संभालने का आग्रह किया है। इस आर्टिकल में इस मुद्दे पर चीन की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि केवल एक चीन है और ताइवान इसका अभिन्न अंग है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान सहित पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र वैध सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा मान्यता प्राप्त एक चीन सिद्धांत सभी देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों के लिए राजनीतिक आधार के रूप में कार्य करता है। इसके बाद इसने नई दिल्ली पर हमला किया और कहा कि चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले राष्ट्र के रूप में भारत को एक चीन सिद्धांत का सख्ती से पालन करना चाहिए, जबकि चीन द्वीप के साथ किसी भी प्रकार के आधिकारिक आदान प्रदान से बचना चाहिए, जिसमें प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना भी शामिल है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि शिक्षा, संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा देने के बहाने भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में ताइवान द्वारा एक प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना एक चीन सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। भारत ने साल 2010 के आसपास अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की संप्रभु स्थिति पर बीजिंग के उत्तेजक रुख के कारण संयुक्त विज्ञप्तियों सहित अन्य मुद्दों के अलावा बीजिंग की एक चीन नीति का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने से इनकार कर दिया है। भारत पहला गैर समाजवादी देश है जिसने दिसंबर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी थी, जबकि चीन गणराज्य की सरकार को मान्यता वापस ले ली थी, जो ताइवान में वापस चली गई थी। 1 अप्रैल 1950 चीन और भारत ने औपचारिक तौर पर राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इन बातों को याद करते हुए प्राइस ने चेतावनी दी कि भारत को यह समझना चाहिए कि ताइवान का सवाल एक रेड लाइन है जिसे उसे पार नहीं करना चाहिए। गलत कदम उठाने से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा, जिसका असर भारत के अपने हितों पर पड़ेगा। भारत को यह समझना चाहिए कि ताइवान स्वतंत्रता बलों के साथ सहयोग जारी रखने से यह न केवल स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को बाधित करने का जोखिम उठाता है, बल्कि अपने स्वयं के हितों को भी नुकसान पहुंचाता है। अंततः एक चट्टान को केवल अपने पैरों पर गिराने के लिए उठाता है। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी के ताइवान अध्ययन संस्थान के शोधकर्ता के द्वारा ये कहा गया है। यानी एक तरीके से भारत के लिए काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि ताइवान ने काफी तेजी के साथ भारत के साथ संबंधों को बनाना शुरू कर दिया है। एक तो अपनी फैक्ट्रियों को ये शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा इन्होंने अब भारत के लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया है, अपनी वीजा नीतियों में भी बदलाव किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें इन्हें परेशान कर रही हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ही तरफ से बजती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।